समंदर की लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसकी भाषा हम अब जाकर थोड़ा समझने लगे हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन पानी में रहने वाला एक ऐसा मैमल है जो दुनिया के लगभग सभी समंदरों में पाया जाता है। उनके शरीर प्राकृतिक रूप से खुले पानी के अनुकूल, चिकने और स्ट्रीमलाइन्ड होते हैं, जिनसे उन्हें गति और ताकत मिलती है। पर उनकी ऐसी रचना के पीछे एक और गहरा उद्देश्य भी है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स पृथ्वी के सबसे चतुर जानवरों में से एक हैं और इनका बर्ताव काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि डॉल्फिन्स कितनी चतुर होती हैं। हमें बस थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन वो अपने अनुकूल वातावरण के लिए जिस तरह से प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करती हैं, वो दूसरे जानवर नहीं कर पाते। गहरे समंदरों में रहने के बावजूद डॉल्फिन्स असल में हवा में सांस लेने वाले मैमल्स हैं। इनका ब्रेन टू बॉडी रेशियो हमारे सबसे करीबी प्राइमेट रिश्तेदारों से भी कहीं बेहतर है। लेकिन विकास की प्रक्रिया ने गहरे समंदर के इस जीव को इतनी अनोखी कॉग्निटिव पावर क्यों दी होगी? हमने अक्सर देखा है कि डॉल्फिन्स का पूरा झुंड साथ में सफर करता है। वो साथ सफर करने के बावजूद एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर हो सकती हैं। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले डॉल्फिन को अनोखी आवाज निकालना सीखना पड़ता है। जब एक साथ कई डॉल्फिन्स का झुंड सफर कर रहा हो, तो ये कैसे सुनिश्चित करती हैं कि इनकी आवाज सारी डॉल्फिन्स तक पहुंचे? डॉल्फिन्स अपने ब्लो होल से बेहद खास तरह की आवाजें निकालती हैं ताकि झुंड के बाकी सदस्य उसे पहचान सकें। समझ लीजिए, ये एक तरह का कोड है। हैरानी की बात यह है कि डॉल्फिन्स इन आवाजों को दशकों तक याद रख सकती हैं। इंसानों की आवाज की तरह हर डॉल्फिन की आवाज एक दूसरे से अलग होती है और शायद उनके जो झुंड होते हैं उन सभी की आवाज भी एक दूसरे से अलग होती है। हर झुंड की अपनी बोली हो सकती है। कुछ हालात में वो मिलती जुलती हो सकती है, जैसे कि जब डॉल्फिन्स एक से दूसरे झुंड में जाती हैं तो उनका स्लैंग थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए रिसर्चर्स के लिए भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये एक दूसरे से क्या कह रही हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही अलग हो। तो आखिर ये कॉल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? अपने झुंड से जुड़े रहने के अलावा डॉल्फिन की विसल उसके लिए सर्वाइवल का भी एक जरिया है। अंधेरे और धुंधले गहरे पानी में जहाँ देख पाना मुश्किल हो और खाने की मात्रा कम हो, वहाँ इन्हें साथ मिलकर शिकार करना हो, तब ये आवाज ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अपने खाने का शिकार करने के लिए झुंड अपने कम्युनिकेशन को एक नए स्तर पर ले जाता है। जब डॉल्फिन्स के झुंड को अपना संभावित शिकार मिल जाता है तो वो जोर से विसल करती हैं और अपनी आवाज का वॉल्यूम बहुत बढ़ा देती हैं, जैसे वो डिनर बेल बजा रही हो और आसपास की हर डॉल्फिन को बुला रही हो कि आ जाओ, खाना तैयार है। ये ज्यादा डॉल्फिन्स को इसलिए बुलाती हैं ताकि सब मिलकर ज्यादा मछलियाँ पकड़ सके और फिर हर डॉल्फिन को खाने में बड़ा हिस्सा मिलता है। जब संभावित शिकार दिखता है तो बॉटल नोज डॉल्फिन दूसरों को जानकारी भेजती हैं और साथ मिलकर उस पर दो में से किसी एक तरीके से हमला करती हैं। डॉल्फिन्स वॉल मेथड इस्तेमाल करती हैं, जहां पूरा ग्रुप मछलियों के पूरे झुंड को किसी दीवार या किनारे की तरफ धकेलता है। जब झुंड दीवार या किनारे के पास आ जाता है, तब सब मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। और दूसरा तरीका जो वो इस्तेमाल करती हैं, वो है हॉरिजॉन्टल कैरोसेल मेथड। इसमें डॉल्फिन्स मछलियों के पूरे झुंड को घेर लेती हैं और धीरे धीरे उन्हें पानी की सतह पर ले आती हैं। मछलियाँ बच नहीं पाती और तभी डॉल्फिन्स को उन पर हमला करके पकड़ने का मौका मिलता है। समंदर की गहराई में डॉल्फिन्स अकेले ही शिकारी नहीं होती। यहाँ और भी कई शिकारी हो सकते हैं जो नजर न आते हों। अच्छी बात यह है कि डॉल्फिन्स की आवाजें दो काम करती हैं। वो सिर्फ शिकार की तैयारी में ही नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए भी काम आती हैं, जब उन्हें आसपास किसी खतरनाक शिकारी की भनक लगे। पर आखिर ये बॉटल नोज डॉल्फिन अपने शिकार और बाकी शिकारियों को ढूंढती कैसे हैं? इसका राज छिपा है आवाज में और खासकर उन फ्रीक्वेंसीज में जिसे ये इस्तेमाल करती हैं। सोशल कम्युनिकेशन के लिए ये कम फ्रीक्वेंसी वाली विसल इस्तेमाल करती हैं, जैसे 50 किलोहर्ट्ज या उससे कम। पर जब ये शिकार ढूंढ रही होती हैं, तब इनकी आवाज 150 किलोहर्ट्ज तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन्स इन ताकतवर आवाजों का इस्तेमाल एकोलोकेशन नाम के नेविगेशन के लिए करती हैं। इसमें ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स भेजती हैं और उनकी गूंज को सुनकर चीजों की जगह और पहचान का पता लगाती हैं। जब ये साउंड वेव्स पानी में किसी चीज से टकराती हैं
तब वो डॉल्फिन के पास गूंज के तौर पर वापस आती हैं। डॉल्फिन्स अपने ही इन साउंड वेव्स और उनकी गूंज के इस्तेमाल से ये पता लगा लेती हैं कि उनका शिकार कहाँ है, वो कितना तेज चल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। ये डॉल्फिन्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसी से ये समंदर में अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढती हैं और शिकार करती हैं। और ये वेव्स इतने असरदार होते हैं कि इससे हम इंसानों ने अपनी सोनार टेक्नोलॉजी में भी सुधार किया है। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इंसानों ने सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर की गहराई नापी है और सबमरीन्स और जहाजों को भी ट्रैक किया है। सोनार और एकोलोकेशन दोनों डॉपलर इफेक्ट नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी रेल की पटरी के पास से ट्रेन को गुजरते सुना है, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन से आती आवाज की पिच बदलती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। जब कोई चीज अपनी तरफ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और जब वो आगे निकल जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। डॉल्फिन्स इसी बदलती फ्रीक्वेंसी से पानी के अंदर दूसरे जीवों की गति और दूरी का सटीक अंदाजा लगा पाती हैं और अपने शिकार को उतनी ही सटीकता से पकड़ सकती हैं। पर ऐसा कौन सा खास गुण है जो इन्हें बाकी मैमल्स से बेहतर बनाता है? डॉल्फिन्स ये आवाजें अपने वोकल कॉर्ड्स या मुंह से नहीं निकालती, बल्कि ये अपनी नाक के पैसेजेस से हवा को उसी ब्लो होल के जरिए बाहर निकालती हैं, जिससे बहुत तेज क्लिक जैसी आवाजें पैदा होती हैं। ये क्लिक्स डॉल्फिन के मेलन से गुजरते हैं, जो उनके फोरहेड में ब्लो होल और लंबी नाक के बीच का अकूस्टिक फैट्स वाला हिस्सा होता है। ये मेलन एक फोकस्ड लेंस की तरह काम करते हैं। ये तय करता है कि वो आवाज किस दिशा में जाएगी। जब वो आवाज या सुनार मछलियों के झुंड से टकराकर वापस आती है, तो डॉल्फिन समझ जाती है कि वहाँ पर कुछ है और वो कितना तेज चल रहा है। तो वो सोचती है कि मैं वहाँ पर जाकर उसका शिकार करूंगी। ये गूंज पानी में लगभग 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है। ये रफ्तार हवा के मुकाबले करीब 4.5 गुना तेज है। जब ये गूंज टकराकर वापस डॉल्फिन तक पहुंचती है, तब उन्हें उनके शरीर का एक अजीब हिस्सा सुनता है। इस गूंज को ज्यादातर डॉल्फिन की निचली जॉ रिसीव करती है, जो उसी अकूस्टिक टिश्यू से बनी होती है जिससे मेलन बना होता है। ये आवाज उसकी निचली जॉ से होते हुए उसके नीचे वाले कान तक जाती है और फिर वो उसके ब्रेन के ऑडियो कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, जहां एक 3D इमेज बनती है। मतलब कि आवाज के जरिए वो चीजों को देख पाती है। सिर्फ अपने सिर के मसल्स को हिलाकर डॉल्फिन अपने ब्लो होल के छेद का शेप और साइज बदल सकती हैं और अपनी आवाज के पिच को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता हो। बॉटलनोज डॉल्फिन सभी मैमल्स में सबसे ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसीज पैदा कर सकती है और सुन भी सकती है। डॉल्फिन्स समंदर की दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर्स मानी जाती हैं। वो एकोस के जरिए समंदर के अंदर की दुनिया का जायजा लेती हैं और एक दूसरे को जानकारी देती हैं। पर जहां डॉल्फिन्स पानी के अंदर आवाज की दुनिया पर राज करती हैं, वहीं एक और कम्युनिकेटर है जिसने बिना शब्दों की भाषा का आविष्कार किया है। ये भाषा है मूवमेंट, सेंट और वाइब्रेशन की। ये है हनी बी। हम जिस मधुमक्खी को हनी बी कहते हैं, वो असल में यूरोपियन हनी बी एपिस मेलिफेरा है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और उनमें से ज्यादातर को इंसानों ने पूरी दुनिया में पहुंचाया है। इन छोटी पॉलिनेटर्स ने कीड़ों की दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड भाषा डेवलप की है और इसी के जरिए ये एक ही छत्ते में हजारों मधुमक्खियों के काम को कोऑर्डिनेट करती हैं। एक छत्ते में लगभग 10,000 से लेकर 80,000 हनी बीज रहती हैं। इतने बड़े छत्ते को संभालने के लिए कम्युनिकेशन साफ होना बहुत जरूरी हो जाता है। छत्ते के इतने व्यस्त माहौल में सभी मधुमक्खियां मिलकर काम करती हैं। पर इतना छोटा सा जीव इतने बड़े झुंड में अपना काम कैसे जानता है? और क्या इनका ये तरीका इंसानों के लिए एआई और रोबोटिक्स में अगले ब्रेक थ्रू की प्रेरणा बन सकता है? हनी बीज 3 तरह की होती हैं: क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन बी कॉलोनी की इकलौती ऐसी मधुमक्खी है जो मेटिंग करती है और फर्टिलाइज्ड अंडे देती है, और इस काम में बाकी ड्रोन बीज उनकी मदद करती हैं। ड्रोन्स का काम ही क्वींस के साथ मेट करना है और मीटिंग के बाद ये बहुत जल्दी मर जाती है। ज्यादातर हनी बीज वर्कर्स और नॉन फर्टाइल मादाएं होती हैं और हर बी सीधे क्वीन के साथ कम्युनिकेट करती है। वर्कर्स हाइव की सबसे दिलचस्प मधुमक्खियां हैं क्योंकि वो कई तरह के काम कर सकती हैं। वो सिर्फ एक ही काम नहीं करती। क्वीन बी छत्ते की हर वर्कर को अनोखे फेरोमोन्स के जरिए एक खास भूमिका देती है।
फेरोमोन्स जानवरों द्वारा छोड़े जाने वाले केमिकल सिग्नल्स हैं जिन्हें वो अपनी ही स्पीशीज में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के जानवर फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। क्वीन अपनी अनोखी शरीर रचना से खास केमिकल सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके अपने वर्कर्स में फेरोमोन्स को एक्टिवेट करती है। इस खास प्रोडक्ट को क्वीन रेटिन्यू फेरोमोन कहा जाता है। ये फेरोमोन छत्ते की वर्कर्स के अंदर के रिप्रोडक्शन को दबा देता है ताकि वो उनका जो काम है उसी को करती रहे। क्वीन रेटिन्यू फेरोमोन उसके वफादार साथियों यानी वर्कर्स को भी उसकी ओर आकर्षित करता है और उन्हें संकेत देता है कि क्वीन पूरी तरह स्वस्थ है और कॉलोनी के विकास के लिए उन्हें अपने काम देने को तैयार है। क्वीन वर्कर्स को छत्ते तक ले आती हैं और उनके एंटीने पर थोड़ा सा फेरोमोन लगाती हैं। फिर ये वर्कर्स छत्ते में मैसेंजर का काम करती हैं। ये बाकी वर्कर्स के एंटीने को छूकर क्वीन का मैसेज छत्ते में फैलाती हैं। उनके छत्ते में मान लो कि एक सिंगल रोबोट और बाकी रोबोट्स के ग्रुप्स होते हैं। उनमें से क्वीन सेंट्रल कंट्रोलर होती है जो छत्ते के ज्यादातर काम को कंट्रोल करती है, और फिर बाकी बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स यानी मधुमक्खियों के झुंड होते हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं ताकि छत्ते का काम अच्छी तरह चलता रहे। एक बहुत ही काबिल मशीन की तरह हनी बी अपने खुशबूदार मैसेजेस फैलाने के लिए अपने अनोखी बनावट वाले शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल करती है। ये अपने सेंसिटिव एंटीने के सिरों से लेकर अपने नाजुक पैरों के तलवों से भी जमीन पर अपने खुशबूदार निशान छोड़ती हैं, जिन्हें दूसरी बीज फॉलो करती हैं। फुटप्रिंट फेरोमोन्स एक ऑयली बिना रंग का पदार्थ होता है जो हनी बीज के लिए रास्ते के संकेत छोड़ता है और वो उन्हीं के इस्तेमाल से अपने छत्ते के एंट्रेंस का रास्ता ढूंढती है। जब हनी बी अपने चिकने छत्ते में चलती है तो ये फेरोमोन उसके पैरों से निकलकर सतह पर छप जाता है, जिसे फिर बाकी साथी बीज समझती हैं और फॉलो करती हैं। ये टूल बहुत जरूरी है क्योंकि छत्ता काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। छत्ते के ठीक बीचों बीच ब्रूड यानी बेबी बीज रहती हैं और यहाँ जवान वर्कर बीज उनकी अगली पीढ़ी की देखभाल करती हैं। छोटी उम्र की वर्कर्स नर्सेस की तरह काम करती हैं। वो ब्रूड और क्वीन दोनों को खाना खिलाती हैं। वो अपने मैंडिबुलर ग्लैंड से निकले खाने को सिंथेसाइज करके इन बच्चों को खिलाती हैं और हर नर्सरी सेल को ध्यान से साफ करती हैं ताकि बच्चे उसमें अच्छी तरह पल सके। छोटे बच्चों को जब भूख लगे या उन्हें कुछ चाहिए हो तब वो अपने बायोकेमिकल सीक्रेशन छोड़कर नर्सेस से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी बॉडी को वेल की तरह कवर करने वाला ये फेरोमोन फैटी एसिड एस्टर से बना होता है और उनकी ठीक से देखभाल हो ये सुनिश्चित करता है। सबसे उम्र दराज और अनुभवी वर्कर्स को छत्ते के बाहर काम दिया जाता है और वो भी अपने अनोखे बायोकेमिकल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। वर्कर बीज कुछ अलग और खास तरह के फेरोमोन्स इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करती हैं और उनमें नासेनॉ फेरोमोन और अलार्म फेरोमोन भी शामिल है। नासेनॉ फेरोमोन प्रकृति की मशाल जैसा है जो हाइव के एंट्रेंस को एक खुशबूदार लाइट हाउस जैसा बना देता है ताकि फॉरेजर्स को वापस आने में आसानी हो। ये खुशबू छोड़ने के लिए हनी बीज अपना पेट उठाती हैं और 121 से 150 हर्ट्ज की रफ्तार से अपने पंख तेजी से हिलाती हैं। इससे हवा में अदृश्य करंट्स बनते हैं जो इस खुशबू को खुली हवा में फैलाते हैं। इस बायोलॉजिकल ब्रॉडकास्ट की वजह से दूर गई हुई फॉरेजर भी घर का रास्ता ढूंढ सकती है। फॉरेजर्स छत्ते को खाना खिलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, पर उनके लिए छत्ते को छोड़कर जंगल में जाना खतरनाक होता है और अफसोस उनमें से सारी घर नहीं लौट पाती। तो जब वर्कर्स कम होने लगे तब कॉलोनी क्या करती है? अगर छत्ते में फॉरेजर बीज कम हो जाए तो क्वीन भी फेरोमोन्स छोड़ती है ताकि नर्स बीज मदद कर सके। हर मधुमक्खी के सिर में एक हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड दो तरह से काम करता है। जवान नर्स बी में ये प्रोटीन से भरपूर जेली बनाता है जो लार्वे को खिलाया जाता है और फॉरेजर बी में यही ग्लैंड पॉलन को प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स बनाता है। क्वीन के आदेश पर जब नर्स बी को छत्ते से बाहर का काम दिया जाता है तब उसके हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड में अचानक भारी बदलाव आ जाता है। इस ग्लैंड का नर्सिंग वाला काम बंद हो जाता है और एंजाइम बनाने वाला हिस्सा तेजी से काम करने लगता है। ये सच में कमाल का एडेप्टेशन है कि केमिकल कम्युनिकेशन के जरिए मधुमक्खियां अपनी पूरी भूमिका बदल सकती हैं। ये कितनी हैरानी की बात है। साथ ही
मधुमक्खियों के सिर के ऊपर के एंटेनी भी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा हैं। यही छत्ते के अंदर के फेरोमोन्स को डिटेक्ट करती हैं और इनके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। हनी बीज जो फेरोमोन्स छोड़ती हैं, उन्हें वर्कर्स का, ड्रोन्स का और क्वीन का भी एंटेना पकड़ सकता है। वर्कर बीज के पास करीब 3000 कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो उन्हें आसपास की चीजों को सूंघने में मदद करते हैं। जब किसी मधुमक्खी को फूलों से भरा पैच मिलता है तो वो इसे सबसे छिपाकर नहीं रखती, बल्कि वो छत्ते में लौटकर एक अनोखा रिचुअल करती है और पूरी कॉलोनी को उस फूलों वाली जगह के बारे में बताती है। इसे कहते हैं वैगल डांस। हनी बी अपने वैगल डांस के जरिए अपने खाने के खजाने की दिशा और दूरी दोनों बाकी बीज को बताती है। वो पहले सीधी लाइन में अपनी बॉडी आगे पीछे हिलाती है और फिर एक चक्कर घुमाकर वही पैटर्न फिर दोहराती है। इस डांस की कोरियोग्राफी बहुत सटीक होती है। बीज की सीधी लाइन की लंबाई, जिसे वैगल रन कहते हैं, वो फूलों के पैच की दूरी बताती है। फूलों के पैच की दिशा बताने के लिए बीज एक खास एंगल पर वैगल रन करती हैं, जिससे वो फूल सूरज की रोशनी से कौन सी दिशा में है ये पता चलता है। हनी बी कई घंटों तक ये वैगल डांस कर सकती है और वो सूरज की पोजीशन बदलने के साथ साथ अपने डांस का एंगल भी बदलती रहती है। जब ये डांस करती हैं, तो दूसरी मधुमक्खियां पास मंडराकर अपने जीपीएस ट्रैकर्स जैसे छोटे छोटे एंटेनी से हर स्टेप को फॉलो करती हैं और अपने खाने तक के डायरेक्शंस डिकोड करती हैं। इन छोटे डांसर से प्रेरणा लेकर ही साइंटिस्ट्स ने रोबोटिक पैकेज डिलीवरी सिस्टम बनाया है। एक मैसेंजर रोबोट अपनी सटीक हलचल यानी अपने मैकेनिकल वैगल डांस से दूसरे रोबोट को जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स बताता है, फिर वो जाकर सामान जगह पर पहुंचाता है। रिसर्च टीम मधुमक्खी से इंस्पायर्ड इस टेक्नोलॉजी को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस जैसे महत्वपूर्ण मिशंस में इस्तेमाल करना चाहती है, जहां साफ कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ये बात हनी बी से बेहतर कौन जानता है। ये छोटा सा जीव कम्युनिकेशन की अलग अलग टेक्निक्स में माहिर है, इसीलिए खतरे और जोखिमों से भरी इस दुनिया में सुरक्षित रह पाता है। बीज अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके केमिकली भी कम्युनिकेट करती हैं और डांसिंग जैसे विजुअल संकेतों से भी, और यही उनकी सफलता का असली राज है। जहां हनी बीज अपने कम्युनिकेशन के जलवे हवा में उड़ते हुए दिखाती हैं, वहीं एक और जानवर बातचीत के लिए अलग तरह के कम्युनिकेशन का सहारा लेता है और वो जमीन के नीचे रहता है। ये सीधा साधा मास्टर कम्युनिकेटर है प्रेरी डॉग। इसके छोटे साइज और चुलबुलेपन से धोखा मत खा जाना। इन छोटे से रोडेंट्स की बातचीत का अंदाज एकदम कमाल है। प्रेरी डॉग्स आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और इन छोटे से जानवरों का बात करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इनकी कॉल 3 तरह की होती हैं, एक अलार्म कॉल, एक टेरिटोरियल कॉल और एक एक्साइटमेंट कॉल। अलार्म कॉल में वो चीखते हैं और भौंकते हैं और पूरे पड़ोस को शिकारी के पास होने की खबर देते हैं। वो तेज और ऊंची पिच वाली आवाज में भौंकते हैं और नाक से हल्की और धीमी चीख निकालते हैं। पर हमें जो साधारण चीखना और भौंकना लगता है, वो उसके जरिए एक दूसरे को डिटेल्ड जानकारी देते हैं, वो भी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में। और इनके टेरिटोरियल कॉल्स भी अलग अलग कई तरह के होते हैं। टेरिटोरियल कॉल में कई तरह के मैसेज हो सकते हैं, जैसे कि हे तुम जाग रहे हो क्या, या हे मेरे बिल से बाहर निकलो। मैसेज के आधार पर ये आवाजें हंसते हुए भौंकने जैसी, रुक रुक कर पुकारने जैसी, कर्कश बड़बड़ाहट जैसी या चीखने जैसी हो सकती है। पर इन सबसे रोमांचक है इनकी एक्साइटमेंट कॉल। जब प्रेरी डॉग्स खुश और एक्साइटेड होते हैं, तब ये याहू जैसी आवाज निकालता है। पर ये इतनी कॉम्प्लेक्स आवाज निकालते कैसे हैं? इनके स्पेशलाइज्ड लैरिंग्स के जरिए। प्रेरी डॉग का लैरिंग्स कई तरह की आवाजें निकाल सकता है, एकदम हल्की सी फ्रीक्वेंसी से लेकर अल्ट्रासोनिक आवाजों तक। और इसी रेंज के कारण वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते समय अपने मैसेजेस में बहुत सी बारीकियों और डिटेल्स को शामिल कर पाते हैं। पर इन छोटे रोडेंट्स के लिए कॉल्स की इतनी बड़ी रेंज की जरूरत क्या है? प्रेरी डॉग्स फूड चेन में इतने नीचे हैं कि बेहतरीन कम्युनिकेशन ही उनके सर्वाइवल का इकलौता जरिया है।
प्रेरी डॉग्स ने कायोटी, फैल्कन या रैटल स्नेक का खाना बनने से बचने के लिए ही इतना कॉम्प्लेक्स अलार्म सिस्टम बनाया है। प्रेरी डॉग ने अलग अलग शिकारियों के लिए अलग अलग अलार्म कॉल्स रखे हैं और उन कॉल्स में अलग अलग संकेत का इस्तेमाल करके वो उनके शेप, साइज और कलर का फर्क बता सकते हैं। ये जानवर अलग अलग कॉल्स देते वक्त वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में फर्क अच्छी तरह समझ पाते हैं। इनमें सावधानी पूर्वक तैयार किए हुए सोनिक एलिमेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सही संदेश सही कानों तक पहुंचे। साइंटिस्ट्स ने इनके कॉल्स को स्टडी करने के लिए और पैटर्न्स ढूंढने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है, जिससे स्पीच रिकग्निशन, एआई कम्युनिकेशन और डेटा कंप्रेशन जैसी टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाने में मदद मिली है। ये सच में कमाल है कि प्रेरी डॉग्स हाई और लो दोनों फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों अलग तरह से बिहेव करती हैं और अलग अलग दूरी तक पहुंचती हैं। जहां प्रेरी डॉग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें शिकारियों से बचने के लिए जरूरी हैं, वहीं लो फ्रीक्वेंसी में प्रेरी डॉग्स की सुनने की क्षमता सबसे बेहतर काम करती है। फ्रीक्वेंसी से हमें आवाज का टोन समझ में आता है कि वो बहुत कम है या बहुत ज्यादा। एक और खास बात, ये छोटे से जानवर ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी सुन सकते हैं जो इंसानों को बिल्कुल सुनाई नहीं देती, और इसी से वो इतनी धीमी आवाज में कम्युनिकेट कर पाते हैं जिसे ज्यादातर जीव नोटिस भी नहीं कर पाते। प्रेरी डॉग्स उन आवाजों को भी सुन सकते हैं जिन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, यानी ऑडिबल लेवल से भी नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज। ये अनोखी क्षमता प्रेरी डॉग को सबसे ज्यादा तब काम आती है जब वो जमीन के नीचे होता है। लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें जमीन के नीचे बहुत दूर तक जा सकती हैं, मतलब पूरे प्रेरी डॉग टाउन में फैल सकती है। इससे पूरे टाउन के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले सारे प्रेरी डॉग्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, भले ही वो एक दूसरे को देख ना पाए। जमीन के ऊपर प्रेरी डॉग्स अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से सुनते हैं, खतरे का अंदाजा लगाते हैं और उस खतरे के हिसाब से अपने अलार्म कॉल्स की आवाजें बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्रेरी डॉग को ईगल दिखे तो ये छोटी, तेज और अर्जेंट कॉल करते हैं, जो दूसरे प्रेरी डॉग्स को आसमानी आफत का संकेत देती है। जो प्रेरी डॉग्स ईगल के सीधे रास्ते पर नहीं होते, वो पीछे के पैरों पर खड़े होकर उसकी उड़ान पर नजर रखते हैं और उसके पास या दूर होने का संकेत देते रहते हैं। फोरेजिंग का हर एक मिनट इनके लिए बहुत कीमती होता है और इसी वार्निंग सिस्टम की वजह से वो बाहर ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाते हैं और उस समय का पूरा फायदा उठा पाते हैं। प्रेरी डॉग का निगरानी का ये तरीका, जिसमें कई सदस्य शिकारियों पर नजर रखते हैं और कॉलोनी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, एक सेंसर एरे की तरह है, जिसमें कई मेंबर्स अलग अलग दिशा में देख रहे होते हैं और अपने पूरे ग्रुप को बताते हैं कि खतरा कहाँ हो सकता है। लेकिन प्रेरी डॉग की कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आवाजों और स्मेल तक ही सीमित नहीं है। ये हाव भाव में भी माहिर हैं और ये ऐसे मैसेजेस बॉडी लैंग्वेज के जरिए देते हैं जिन्हें वो अपनी आवाज से नहीं दे पाते। जब प्रेरी डॉग अपने बिल से बाहर जमीन पर आता है तो पहले सीधे खड़े होकर आसपास शिकारियों को ढूंढता है। अगर उसे कोई खतरा नजर ना आए तो वो कूदकर और चीखकर पूरी कॉलोनी को बताता है कि बाहर आने में कोई खतरा नहीं। जब एक प्रेरी डॉग ये इशारा करता है तब दूसरे प्रेरी डॉग्स भी उसे देखकर वैसा ही करते हैं और वो मैसेज पूरी कॉलोनी में फैल जाता है। अपने अनोखे और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की वजह से ही ये अनोखे जानवर पृथ्वी के नीचे पनपने वाले जानवरों की दुनिया का सबसे हैरत अंगेज अजूबा माने जाते हैं। पर ऐसे ये अकेले नहीं हैं। जमीन के नीचे रहने वाली एक और प्रजाति ने कम्युनिकेशन के नियमों को बदल दिया है, लीफ कटर एंट। जमीन के नीचे पूरा साम्राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए, और ये छोटी सी चींटियां बिना आवाज निकाले इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती हैं? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के घने जंगलों में रहने वाली छोटी पर ताकतवर लीफ कटर एंट जंगल की जमीन के नीचे पूरा शहर बसा सकती हैं, वो भी अनगिनत चेंबर वाला, जहां हर चींटी की अपनी अहम भूमिका है। लीफ कटर एंट के जमीन के नीचे बसे बिलों में हजारों चेम्बर्स होते हैं और उनमें लाखों एंट्स रहती हैं। इतनी बड़ी आबादी के एक साथ रहने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जमीन के नीचे अपनी दुनिया को लगातार चलाते रहने के लिए ये मेहनती जीव एक अनोखी आवाज पैदा करने वाले अंग पर निर्भर रहते हैं, और वो ऐसे खास वाइब्रेशंस पैदा करता है जो इनके लिए सीक्रेट सिग्नल सिस्टम का काम करते हैं। वो तेज आवाजों के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं और एक दूसरे को अलग अलग काम करने की सूचना देती हैं। आवाज पैदा करने वाला ये ऑर्गन लीफ कटर एंट के शरीर के निचले हिस्से में होता है और वो दो हिस्सों से बना होता है, स्क्रैपर और फाइल।
इनका स्क्रेपर पेटियोल में होता है। ये उनकी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ उनका पेट और थोरेक्स मिलते हैं, और फाइल उनके पेट के पहले सेगमेंट में होती है। लीफ कटर एंट्स पेटियोल को घुमाकर उसे अपने पेट से रगड़ती हैं, जिससे अलग अलग चीख जैसी आवाजें और वाइब्रेशन पैटर्न्स बनते हैं। ये वाइब्रेशंस उनके पैरों से होकर उस जमीन तक पहुंचकर उसे वाइब्रेट करते हैं जिस पर वो खड़ी है। वो वाइब्रेशंस जमीन में घूमते हैं, जिनके जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। किसी एक लीडर पर निर्भर रहने के बजाय हर चींटी वाइब्रेशन और सेंट से बने इस ओपन नेटवर्क में अपना योगदान देती है। ये वाइब्रेशंस चींटियों द्वारा छोड़े गए फेरोमोन से मिल जाते हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करने, बिलों को बनाने और खाना ढूंढने में मदद करते हैं। हर काम में सारी चींटियों के शामिल होने का मतलब है कि सारे फैसले भी ये सब मिलकर लेती हैं, और उससे कॉलोनी जल्दी से बदलते हालात में जल्दी ढल जाती है और सारी समस्याओं का हल भी आसानी से निकल जाता है। अब लीफ कटर फॉरेजर पत्तों तक पहुंचती है तो फिर समय आता है उन्हें काटने का, और इसमें भी स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन उनकी मदद करता है। स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन जो वाइब्रेशंस पैदा करता है, उससे मूवमेंट का ऐसा मोशन बनता है जो उनके जबड़ों के कटिंग एक्शन के साथ मिलकर लीफ कटर एंट को पत्ते के टुकड़े काटने में मदद करता है। लीफ कटर एंट को बेहद मजबूत जॉज यानी मैंडिबल्स मिले हैं, जिनसे ये पत्तों के बड़े टुकड़े काटती हैं। इनके जॉज बहुत ताकतवर होते हैं और पत्ते काटते समय प्रति सेकंड लगभग 1000 बार वाइब्रेट करते हैं। ये पत्ते को काटकर उनके इतने बड़े टुकड़े करती हैं कि उन्हें उठाकर कॉलोनी तक ले जाया जा सके। इनके थोरिक्स के पीछे एक नहीं 3 स्पाइन्स होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पत्तों को अपनी पीठ पर संतुलित करके ले जाने में मदद मिलती है। इसी खास बनावट से लीफ कटर एंट्स को अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठाने की ताकत मिलती है। जब पत्तों का अच्छा पैच मिलता है तो फॉरेजर चींटी बाकी फॉरेजर्स की मदद लेने के लिए कॉलोनी में लौटती है, और वो केमिकल ट्रेल यानी फेरोमोन पाथवे के जरिए मदद मांगती हैं, और वो कॉलोनी तक जाने वाला रास्ता भी बना देता है। एंट हाईवेज कई बार हजारों चींटियों से बने होते हैं और ये 30 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। और ये हाईवे सिर्फ जंगल की जमीन पर नहीं होते हैं, उन्हें अपने खाने और बिल के बीच सबसे सही रास्ता बनाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े वो जाती हैं। जब ये अपने पत्तों का खजाना वापस ला रही होती हैं, तब टीम वर्क और कम्युनिकेशन ही इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाते हैं। बड़ी सैनिक चींटियां फॉरेजर्स के साथ बॉडीगार्ड्स की तरह चलती हैं और उन्हें हमलावरों से बचाकर घर ले आती हैं। छोटी मिनिम राइडर एंट्स जो लगभग 1.6 मिलीमीटर लंबी होती हैं, वो फॉरेजर्स के पीठ पर पत्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं। ये मिनिम एंट्स पत्तों को साफ करते हैं बिल में वापस लाने के लिए, और पैरासिटिक फॉरेट फ्लाइज से भी उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद फॉरेजर्स अपने स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन से कॉलोनी को बताती हैं कि वो लौट आई हैं, और फिर पत्ते का वो कीमती टुकड़ा कॉलोनी की चींटियों के दूसरे ग्रुप यानी गार्डनर्स को सौंप दिया जाता है। लीफ कटर एंट्स असल में वो पत्ते नहीं खाती जिन्हें वो बिल में ले आती हैं, वो फंगस खाती हैं। चींटियों के लिए सैलेड बनाने के बजाय गार्डनर एंट्स इन पत्तों का इस्तेमाल करके फंगस उगाती हैं। यही फंगस इन मेहनती चींटियों का मुख्य खाना है। लीफ कटर एंट्स असल में अपना खाना खुद उगाती हैं और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है, और इसी वजह से एनिमल किंगडम में उनका खास स्थान है, क्योंकि ऐसी बहुत कम स्पीशीज हैं जो ऐसा कुछ कर पाती हैं। तो ये काम ये करती कैसे हैं? बागवानी के माहिरों की तरह ये चींटियां सावधानी पूर्वक पत्तों से दूषित पदार्थों को हटाती हैं, उन पर अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स छिड़कती हैं और उनके लिए बेशकीमती फंगस को पनपने के लिए सही माहौल बनाती हैं। और ऐसा लगता है कि ये फंगस की भाषा जानती हैं, क्योंकि ये गार्डनर एंट्स अपने उगाए गए खाने से कम्युनिकेट भी करती हैं। ये फंगस ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं जो चींटियों को बताता है कि उन्हें खाने की जरूरत है, या उन्हें बढ़ने के लिए अलग तरह का पत्ता चाहिए, या उन्हें हेल्दी रहने के लिए छटाई की जरूरत है, और फिर लीफ कटर एंट्स उसी के हिसाब से गार्डनिंग करती हैं। फंगस की जो जरूरतें हैं वो पूरी होने के बाद फंगस सिर्फ 24 घंटे में नए पत्तों को पूरी तरह से कवर कर लेता है। गार्डनर एंट्स लगातार खाना बनाती रहती हैं और उन गार्डन्स में मौजूद पोषक तत्व 1 महीने से भी कम समय में बढ़ जाते हैं। पर इतने हरे भरे गार्डन को संभालना आसान काम नहीं है। जब कूड़ा और सड़ा हुआ मटेरियल जमा होने लगता है तो गार्डनर एंट्स वाइब्रेशंस के जरिए दूसरी तरह की लीफ कटर एंट्स को संकेत देती हैं कि अब उन्हें उस कूड़े को हटाना है। अब बारी आती है सैनिटेशन या रिफ्यूज वर्कर्स की, जिन पर पूरे बिल को साफ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी है।
अगर कूड़े को खुला छोड़ दिया जाए तो उससे पैथोजेंस फैल सकते हैं और पूरी कॉलोनी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए लीफ कटर एंड्स रेफ्यूज चेंबर्स बनाती हैं। ये चेंबर्स अलग जगह पर होती हैं और सारा कूड़ा वहीं रखा जाता है ताकि पैथोजेंस पनप ना सके। रेफ्यूज चेंबर्स हर बिल का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। इन्हें अक्सर बड़ी उम्र की वर्कर्स संभालती हैं। रेफ्यूज वर्कर का काम इतना जरूरी होता है कि अगर वो अपनी चेंबर से बाहर आ जाती हैं तो बाकी चींटियां सबको सावधान कर देती हैं और उस रेफ्यूज वर्कर को वापस चेंबर के अंदर धकेल देती हैं। इससे सारा कूड़ा एक ही जगह तक सीमित रहता है और पूरे बिल में नहीं फैलता। अगर 3 साल के बाद भी कॉलोनी और उनका बिल पूरी तरह से स्वस्थ हो तो क्वीन नई क्वींस पैदा करना शुरू करती है जो आगे और बिल बनाती हैं। इसके बाद होती है एक शानदार नपटेल फ्लाइट, एक नया सफर जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। इसी दौरान क्वीन मेट करती है और एक बिल्कुल नई कॉलोनी बसाने के लिए निकल पड़ती है और अपने एम्पायर की विरासत को नई जमीन पर फैलाती है। और ये नई क्वींस अपने पाउच में फंगस का छोटा टुकड़ा लेकर जाती हैं जो उन्होंने अपने बचपन में खाया था। नई क्वीन फौरन काम शुरू कर देती है और जमीन कुरेद कर नया बिल बनाती है। जब चेम्बर तैयार हो जाता है तब वो अपने साथ लाया हुआ फंगस का टुकड़ा बाहर निकालती है जो इस नई कॉलोनी के गार्डन के लिए एक स्टार्टर का काम करता है। जन्म के सिर्फ एक ही हफ्ते बाद नई क्वीन के पहले वर्कर्स को उसके केमिकल कमांड्स मिलते हैं और वो बिल की देखभाल करने और फॉरेजिंग शुरू करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर शुरू होती है एक नई कॉलोनी की जिंदगी। जैसे जैसे साल गुजरते हैं और कॉलोनी बढ़ती है, इनकी सेना भी बड़ी हो जाती है। हर चींटी जमीन के नीचे बसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बिना रुकावट कम्युनिकेट करती है और सबके साथ मिलकर काम करती है। लीफ कटर एंट्स को अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कम्युनिकेट करके एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। लीफ कटर एंट्स के लिए सर्वाइवल पूरी टीम का एफर्ट है। एकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, पर पूरी प्रकृति में सिर्फ यही कोऑपरेशन की उस्ताद नहीं है। ऊपर आसमान में एक और कमाल का कम्युनिकेटर उड़ता रहता है। आसमान में दिखने वाली काली सी परछाई कॉमन रेवन। कॉमन रेवंस आवाजें निकालने में माहिर हैं और इनके कॉल्स की रेंज काफी बड़ी होती है। ये कौओं जैसी कर्कश, हॉन्क्स, खड़खड़ाहट और पानी की बूंद जैसी आवाजें भी निकालते हैं। पर ऐसी तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालना इनके अनोखे टैलेंट्स का सिर्फ एक हिस्सा है। ये इंसानों की तरह बिना बोले इशारे भी कर सकते हैं। यही कम्युनिकेशन इन मिलनसार पंछियों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने की चाबी है। कोर्टशिप के दौरान मेल रेवन फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए हवा में अलग अलग तरह की उड़ान भरता है। वो उसके आसपास कूदते हुए कोर्टशिप डांस करता है और अगर फीमेल राजी हो तो वो भी उसके साथ कूदती है और फिर झुककर अपनी पूंछ के पंख हिलाती है। इस पहली मुलाकात के बाद ये दोनों रेवंस पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, यानी करीब 10 से 15 साल तक। इसका मतलब है कि इन जोड़ियों के बीच कम्युनिकेशन हमेशा शुरुआती दौर जितना ही जरूरी रहता है। ये जोड़ियां अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की चोंच से चोंच लड़ाती हैं। जब सिर्फ स्पर्श से प्यार जताकर काम नहीं चलता तो रेवंस एक और जाना पहचाना तरीका अपनाते हैं, तोहफा देने का। ये समझदार पंछी अपना प्यार जताने के लिए, दोस्ती मजबूत करने के लिए या शुक्रिया कहने के लिए भी छोटी छोटी चीजें तोहफे में देते हैं। कई बार रेवंस उन्हें खाना देने वाले इंसानों को सिक्के, ज्वेलरी के टुकड़े या चमकीली चीजें लाकर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रेवंस ये तोहफे अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए और अप्रिसिएशन के तौर पर देते हैं। पर रेवन अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल दोस्ती निभाने के अलावा बहुत कुछ करने के लिए करते हैं। इनका बर्ताव और कॉल्स की अलग अलग रेंज सदियों से साइंटिस्ट्स को आकर्षित करती आई हैं। तो खुले आसमान में ये आखिर कौन से राज शेयर कर रहे हैं? कॉमन रेवंस आर्कटिक से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक पृथ्वी के पूरे उत्तरी विस्तार में पाए जाते हैं। अलग अलग वातावरण के हिसाब से इन्हें खाना भी अलग अलग मिलता है और रेवन असल में अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, थोड़े शिकारी, थोड़े स्कैवेंजर और हमेशा रिसोर्सफुल। रेवंस के पास सिरिंग्स नाम का एक साउंड ऑर्गन होता है। इससे रेवंस को एक दूसरे से बात करने का और एक दूसरे को जानकारी देने की क्षमता मिलती है। सिरिंग्स इनकी छाती के अंदर गहराई में
लैरिंक्स के नीचे होता है, जहां ट्रैकिया के 2 हिस्से लंग्स में पहुंचते हैं और मसल्स की जोड़ी ब्रोंकियल ट्यूब्स के ऊपर लगे मेम्ब्रेन्स के सेट को कंट्रोल करती हैं। सिरिंग्स में अलग अलग साइज के कई छेद होते हैं जिनसे हवा निकलती है और फ्लूट जैसी आवाज बनती है, जो इंसानों के लैरिंक्स से निकलने वाली वाइब्रेटिंग आवाज से बहुत अलग होती है। कमाल की बात यह है कि सिरिंग्स के दोनों हिस्से अलग अलग काम कर सकते हैं और इससे एक ही बर्ड को 2 आवाजें मिलती हैं। रेवंस के सिरिंग्स में 2 छेद होते हैं, हर ब्रोंकिया के लिए एक, और वो उनकी साइज को बदलकर अपनी आवाज की पिच को बदल सकते हैं और इस तरह वो एक ही वक्त में 2 अलग आवाजें निकाल सकते हैं। तो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो एक स्टेरियो साउंड निकाल रहे हैं। इतने बड़े साउंड सिस्टम के साथ साथ रेवंस का ब्रेन भी काफी बड़ा होता है। अपनी इंटेलिजेंस के लिए मशहूर रेवंस की गिनती लगातार दुनिया के सबसे स्मार्ट क्रीचर्स में होती है। रेवंस के दिमाग और शरीर का रेशियो लगभग हम इंसानों जैसा ही होता है। मतलब दिमागी क्षमता के मामले में रेवंस बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। रेवंस लगभग 30 से लेकर 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, शिकारियों को डराने के लिए, मदद मांगने के लिए या फिर अपने पार्टनर को शांत करने के लिए। कोर्टशिप के दौरान ये कॉम्प्लेक्स आवाजों से अपने साथी को इम्प्रेस करते हैं। माना जाता है कि ये उनका अपनी इंटेलिजेंस के जरिए अपनी बायोलॉजिकल फिटनेस दिखाने का एक तरीका है। और ये अपनी इस अनोखी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ दूसरे रेवंस के साथ नहीं करते। ये पंछी दूसरी प्रजातियों को भी आवाज देते हैं, खासकर तब जब इन्हें कहीं स्वादिष्ट खाना मिलता है। जब रेवंस को कोई कंकाल मिलता है तो वो खुद उसे काट नहीं पाते हैं, तो ऐसा कंकाल मिलने पर रेवंस बहुत शोर मचाते हैं और उनके इस शोर से भेड़िए जैसे मांसाहारी जानवर वहां आ जाते हैं, जो कंकाल से मांस निकालते हैं और अपना हिस्सा खाकर बाकी का कंकाल रेवंस के लिए छोड़ देते हैं। ये पंछी सिर्फ अपनी भाषा बोलने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि ये इस दुनिया के दूसरे जानवरों की और यहाँ तक कि इंसानों की आवाज की भी नकल कर सकता है। मानव विकास के दौर में एक ऐसा वक्त आया जब अचानक एक बड़ा बदलाव आया और हमें ओरल कम्युनिकेशन की क्षमता विकसित हुई। रेवंस जैसे पक्षियों में भी कुछ ऐसी ही क्षमता विकसित हुई। ये आवाजें सुनकर उनकी नकल करके हूबहू वैसी ही आवाज निकाल सकते हैं। पर ये रेवंस हम समझ पाए ऐसे शब्द कैसे बना लेते हैं, जबकि हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज ऐसा नहीं कर पाते। चिंपैंजीज के वोकल कॉर्ड में एक ऐसा हार्डवेयर है जिससे वो स्पीच बना सकते हैं। उनके पास एडवांस्ड नियोकॉर्टेक्स भी है, जो ब्रेन की भाषा से जुड़ा हुआ हिस्सा है। पर उनके नियोकॉर्टेक्स, जीभ और वोकल कॉर्ड्स के बीच वो न्यूरल कनेक्शन नहीं है जो उन्हें वो मोटर कंट्रोल दे सके जिससे इंसानों की तरह वो स्पीच बना सके। रेवंस के पास नियोकॉर्टेक्स नहीं होता, लेकिन इनके दिमाग में पैलियम नाम का हिस्सा होता है जो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। इसमें लगभग 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और लगभग इतने ही नियोकॉर्टेक्स चिंप में होते हैं। माना जाता है कि रेवंस इतनी अच्छी नकल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके ब्रेन में हियरिंग वाले हिस्से और वोकल मोटर कंट्रोल वाले हिस्से के बीच का कनेक्शन काफी मजबूत होता है। दूसरे शब्दों में इनका ब्रेन किसी भी आवाज को सुनकर याद रख सकता है और फिर वो उसे मिमिक्री के तौर पर बाहर निकालते हैं। पर मिमिक्री रेवन के विकास में इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ इनका अपने पड़ोसियों को चिढ़ाने का तरीका है या फिर इनके इस कमाल के टैलेंट के पीछे कोई गहरा मकसद है? एक बात तो तय है कि इसी से ये अपनी अलग अलग कॉल्स सीखते हैं। जब रेवन पैदा होते हैं तो बेबी रेवंस एक तरह की बकबक करते हैं, पर उनके अंदर जन्म से ही अपनी प्रजाति की आवाज को पहचानने की क्षमता होती है, जैसे उनके दिमाग में कोई नेचुरल ट्यूनर लगा हो जिससे वो सही चैनल पकड़ते हैं और दूसरी प्रजातियों की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो आवाजों को याद करके उनकी नकल करते हैं। यहीं पर उनके ब्रेन और सीरिंग्स के बीच का कनेक्शन काम करता है। पर रेवंस इस नकल को एक कदम आगे ले जाते हैं। ये रेवंस के सिर्फ आम कॉल्स को नहीं दोहराते, बल्कि बाकी रेवंस की खास आवाजों की भी नकल करते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी मिमिक्री सिर्फ ब्रॉड नहीं बल्कि बहुत स्पेसिफिक भी है, यानी ये सोशल डायनामिक्स और बाकी रेवंस को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर कोई रेवन खो जाए या गायब हो जाए तो उसका साथी उसकी सिग्नेचर कॉल की नकल करता है ताकि वो वापस घर आ सके। जैसे वो एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजकर पूछ रहे हो कि तुम कहाँ हो और वापस कब आओगे। रेवन को किसी को कोई भी मैसेज पहुंचाना हो तो ये अलग अलग फिजिकल पोस्चर्स का भी इस्तेमाल करता है।
रेवेंस बिना बोले एक दूसरे के साथ कई तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। जब डोमिनेंस दिखानी होती है तो अपने पंख फुलाकर अकड़ कर चलते हैं, और जब सबमिसिव बिहेवियर दिखाना होता है तो सिर के पंख नीचे कर लेते हैं और झुक जाते हैं। और ये चतुर पंछी एक और खास तरीके से भी मैसेज दे सकता है, जो इंसानों के अलावा लगभग कोई जानवर नहीं कर सकता। पॉइंटिंग। रेवेंस के पास उंगलियां नहीं होती, पर उनके पास मजबूत चोंच होती है जिससे वो चीजों की तरफ इशारा करते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये पॉइंटिंग उनकी एडवांस्ड इंटेलिजेंस की निशानी है। दोनों पक्षों को इस कम्युनिकेशन के पीछे के सोशल और कॉन्टेक्सचुअल क्लूज समझने होते हैं। ये भी एक वजह है कि रेवेंस को जानवरों की दुनिया के मास्टर कम्युनिकेटर्स माना जाता है। विकास के कारण रेवेंस को एडवांस्ड कम्युनिकेशन के लिए वोकल और फिजिकल हार्डवेयर मिला है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ताकतवर ब्रेन सॉफ्टवेयर भी। ये वाकई प्रकृति के मास्टर कम्युनिकेटर्स में से एक हैं। प्रकृति ने हर जगह कमाल के कम्युनिकेटर्स बनाए हैं, जो पाए जाते हैं जमीन पर, समंदर में, जमीन के नीचे और आसमान में भी। बॉटल नोज डॉल्फिन, हनी बी, प्रेरी